अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हसन लियाकत। आप जहां से भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं अपने इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त के बाद टीम में बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि टीम में वापस आ सकते हैं और किस किस की छुट्टी होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। देखिए, जो पाकिस्तान ने मैच हारा है, ये एक बहुत बड़े मार्जिन से मैच हारा। 360 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई और चौथे दिन जब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो ये उम्मीद ज़रूर थी कि ये जो डेड सेशन है ये पाकिस्तान किसी न किसी तरह से अबूर ज़रूर करेगा, लेकिन पाकिस्तान की सारी टीम 89 रन्स पर आउट हो गई। ना अब्दुल्ला शफीक चले, ना इमाम उल हक चले, ना ही बाबर आजम चले, साउद शकील, सरफराज अहमद, आगा सलमान, सब के सब फेल हो गए। और कप्तान शान मसूद जो कि पहली इनिंग्स में काफ़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे, वो भी हमें फेल होते हुए नज़र आए। इस फेलियर की वजह हफीज़ ने तो नहीं बताई। हफीज़ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यही बताया कि हमारे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अगर हफीज़ साहब आपके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपको जीत दिलवा सकते हैं, तो आपने उन इंग्रेडिएंट्स को सही यूटिलाइज नहीं किया। हमारे कोई प्लान शामिल नहीं थे। कोई प्लान ए होता है, कोई बी होता है, कोई सी होता है। हम बस एक ही तरह से की क्रिकेट खेल रहे थे। पहली इनिंग्स में हमने देखा कि इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान एक स्लो एंड स्टडी पार्टनरशिप हुई और ऐसे लग रहा था जिस तरह के मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, क्योंकि 199 गेंदे खेल के या 192 गेंदे खेल के तकरीबन 62 रन बनाए इमाम उल हक ने। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने भी कुछ रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो अपनी विकेट गंवा बैठे। और जब आप इतनी स्लो क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो किसी न किसी खिलाड़ी पे आता है। बाबर आजम, जिनके हवाले से बहुत बातें हो रही थी कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, पूरी दुनिया उनके हवाले से बात करती है, लेकिन बाबर आजम भी हमें फेल होते हुए नजर आए। और आखिरी दफ़ा आपको याद करवाता चलूँ कि नेपाल के खिलाफ 150 रन की इनिंग्स खेली थी बाबर आजम ने। उसके खिलाफ एशिया कप के जितने भी मैच खेले बाबर आजम उसमें फेल होते हुए नजर आए। इंडिया के खिलाफ बाबर आजम फेल होते हुए नजर आए। वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वर्ल्ड कप के 9 मैचेस में बाबर आजम बुरी तरह से नाकाम हुए। कुछ 2-3 मैचेस में बाबर आजम की 50s नजर आई, लेकिन वो 50s इतनी कन्विंसिंग नहीं थी जितनी उनकी हाइप बनी हुई थी। जितना हमने उनको रेट किया हुआ उस तरह की वो परफॉर्मेंसेज नहीं दे रही। इसी के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी समझा जाता है और पूरी दुनिया ये कहती है कि शाहीन शाह अफरीदी आपकी बॉलिंग लाइनअप में आपके स्पीयर हेड है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेज जो डाउन है उसकी वजह क्या है, ये अब शाहीन शाह अफरीदी खुद ही बताएंगे, क्योंकि 128 के पेस से गेंद करवाना, फिर विकेट ना मिलना। और बात अगर की जाए आमिर जमाल की या फिर खुरम शहजाद की, तो आमिर जमाल और खुरम शहजाद अगर ना होते तो फिर शाहीन शाह अफरीदी का क्या हमने अचार डालना था। इसी तरह अगर बाबर आजम की बात की जाए तो इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक की वो ओपनिंग पार्टनरशिप को हमेशा गिला देते रहते हैं हम कि ऊपर से ऊपर पार्टनरशिप नहीं देते। ओपनिंग पार्टनरशिप तो अच्छी हो गई थी, उसके बाद आपने आके क्या किया। शान मसूद एक बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ पहली इनिंग्स में खेलते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद शान मसूद भी अगली इनिंग्स में उस तरह सर्वाइव नहीं कर सके। और पूरी की पूरी टीम यार मतलब 1.5-2 घंटे के सेशन में 89 रन बना के आउट हो गई, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक इनिंग्स में 400 प्लस रन बनाता है, 487 रन बनाता है, दूसरी इनिंग्स में वो 200 प्लस रन बनाता है। और आपकी टीम पहली इनिंग्स में 271 आई थिंक और दूसरी इनिंग्स में 89 रन बनाकर 360 के मार्जिन से आती है। तो इस हवाले से हफीज़ का कोई अभी तक जो आपको अंदर की खबर बताता चलूँ, हफीज़ का कोई मूड नहीं है कोई बड़ी तब्दीलियां करने का। लेकिन हमारे पास कुछ खबरें ये हैं कि साइम अयूब की बातें चल रही हैं कि साइम अयूब को टीम में शामिल किया जाए। अब साइम अयूब को अगर टीम में शामिल किया जाएगा तो साइम अयूब को ओपनिंग के स्लॉट में फिक्स किया जाएगा। अब किसको ड्रॉप किया जाएगा? अगर आप इमाम उल हक को ड्रॉप करेंगे तो वो ज़रूर ये बात करेंगे कि मैंने तो एक इनिंग्स में 62 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में भी मैंने 20 रन बनाए थे। अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में 42 रन बनाए, दूसरी में आई थिंक 2 रन बनाए। तो अब ये चीज़ें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचनी होंगी कि किसको ड्रॉप करना है। मेरे हिसाब से अगर आपने पॉजिटिव इंटेंट की क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, तो आप एक दफ़ा आजमा ही लें। वैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं कि साइम अयूब को शायद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, वो T20 और ODI में ही ठीक है, लेकिन अगर आप उनको लेके गए तो हारना ही है आपने। वैसे भी अगर तीसरे दिन में हारना है या चौथे दिन में हारना है, आप एक दफ़ा उनको ले जाएं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका छक्का चल जाए। और अगर आप पॉजिटिव इंटेंट की बात करें तो पॉजिटिव इंटेंट के लिए मेरा ख्याल है कि इमाम उल हक से फिर आपको जान छुड़ाना पड़ेगी। आपने फ़खर जमान को तो वैसे ही बाहर बैठाया हुआ है, उन जैसे प्लेयर्स आपको चाहिए जो कि आपको क्विकली रन्स करके दे सकें। और इसके अलावा
राना फ़हीम अशरफ के हवाले से खबरें ये हैं कि वो अब बाहर होंगे। और राना फ़हीम अशरफ जो कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान की T20 टीम में, पाकिस्तान की ODI टीम में और पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जगह बनाए रखे हैं, अब ये कोई जादू की छड़ी है उनके पास या कोई गिदड़ सिंगी है या कोई बहुत बड़ी सिफारिश है, ये तो राना फ़हीम अशरफ साहब आपको खुद बता सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये फ़ैसला हुआ है कि बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रेशर है बोर्ड के ऊपर भी, मैनेजमेंट के ऊपर भी, कि आप राना फ़हीम अशरफ को जो कैरी करते हैं, अगर वो परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं देते तो उनको आप कैरी करके अपना नुकसान करते हो। राना फ़हीम अशरफ की जगह अब मेरा ख्याल है उनको ड्रॉप करके एक स्पिनर को ही खिलाया जा सकता है, क्योंकि आमिर जमाल चल गए, खुरम शहजाद चल गए, शाहीन अफरीदी को आप ड्रॉप करके क्या मीर हमज़ा को डाल सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा एक चांस लेने वाली बात है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट इतने बड़े आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजन लेने की एहलियत रखती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसके अलावा जो विकेट कीपिंग की बात की जाए, देखिए तमाम तर एक लोगों को बुखार है कि शायद सरफराज अच्छे विकेट कीपर नहीं हैं। देखें, सरफराज ने पाकिस्तान की क़यादत भी की। जब सरफराज रन्स लगाते थे तो सरफराज सबसे कामयाब पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर रहे, ODI विकेट कीपर रहे, और उनके जो रन्स हैं वो तमाम तर विकेट कीपर से ज़्यादा हैं, स्पेशली टेस्ट की अगर बात की जाए। अब कुछ हल्के ये समझते हैं कि शायद रिजवान की जगह बनती है। रीसेंट पास की परफॉर्मेंसेस के ऊपर रिजवान की जगह नहीं बनती थी। अब सरफराज अहमद ऑस्ट्रेलिया में फेल हुए हैं, क्या सरफराज अहमद को ड्रॉप किया जाएगा? हमारे ज़रा ये कहते हैं कि मैनेजमेंट फ़िलहाल यही सोच रखी है कि सरफराज अहमद को कैरी ऑन करना चाहिए और सरफराज अहमद को मौका देना चाहिए। लेकिन अगर सरफराज अहमद अगले 2 टेस्ट मैचेस में भी ना चले तो ये सरफराज अहमद की ज़िंदगी के आखिरी 2 टेस्ट मैच भी साबित हो सकते हैं। 36-37 साल सरफराज अहमद इस वक्त भी टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद मेरा ख्याल है कि उनकी वापसी मुश्किल हो जाएगी अगर आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में सरफराज ने परफॉर्म ना किया। सरफराज का कैरियर अब उस नैच पे आ चुका है कि अगर वो परफॉर्म करते जाएंगे तो वो खेलते जाएंगे, जब अगर 2 से 3 मैचेस वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और एक सवाल भी है, सवाल ये है कि रिजवान जो कि एशियन कंडीशंस में टेस्ट क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते, उनकी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में टेस्ट क्रिकेट में और दूसरी तर्ज की क्रिकेट्स में बड़ी अच्छी एवरेज है, और तकरीबन मैं गलत नहीं हूँ तो टेस्ट में उनकी 40+ की एवरेज है। तो अगर उनकी एवरेज अच्छी थी तो मैनेजमेंट को, सरफराज को भी और रिजवान को भी साथ बैठा के कहना चाहिए था कि आप दोनों ही हमारे प्लेन्स में, सरफराज जब सब कॉन्टिनेंट में हम खेलते हैं तो आप हमारे प्लेन्स में, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये कहती है। लेकिन मसला ये है कि जो लोग 25-25, 30-30 लाख रुपया ले रहे हैं, इनके लिए कैलकुलेशंस तो ये करते ही नहीं हैं। अगर कैलकुलेशन कर भी लें तो वो उल्टी सीधी करते हैं। ये चीज़ें मुझे और अगर आपको पता हैं तो ये उनको भी पता होनी चाहिए थी, या फिर कुछ बदले उतारे जा रहे हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम के जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं, और काश के वो वक्त आ जाए जहाँ पर मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ कर गए थे। दैट्स ऑल हियर फ्रॉम माई साइड। अस्सलाम वालेकुम।